नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। टॉप एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे यूपी में 18 प्लस वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जा रही है। तो सोमवार से 5 और जिलों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल 18 जिलों में टीकाकरण चल रहा है। तो ये टीकाकरण अभियान अभी फिलहाल 18 जिलों में चल रहा है, लेकिन अब इस अभियान में और तेजी लाने के लिए 5 जिलों में शुरू किया जाएगा ये अभियान। तो सोमवार से 23 जिलों में टीकाकरण अभियान चलेगा, जिसमें 18 से 44 उम्र वालों को कोविड वैक्सीन लगेगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो बता दें कि यूपी के 18 जिलों में अभी तक ये जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है वो 18 से 44 साल के लोगों के लिए चल रही है, लेकिन सोमवार से 5 और जिलों में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, जिसके बाद 23 जिलों में टीकाकरण अभियान चलेगा। संवाददाता एसके वाजपेयी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। एसके, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके साथ, क्योंकि 18 जिलों में अब तक वैक्सीनेशन प्रक्रिया चल रही है और अब सोमवार से 23 जिलों में शुरू हो जाएगा ये अभियान। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन अभियान को बृहद पैमाने पर चला रही। हालांकि ये अभी तक 18 जिलों में था और 18 ये जो जिले हैं वो सभी मंडल हैं उत्तर प्रदेश भर के, जिसमें 18 मंडलों पर मंडल स्तर पर ये अभियान चलाया जा रहा था। अब ये अभियान 5 और जिले इसमें शामिल किए जाएंगे, जिसके बाद ये 23 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो जितने भी नगर निगम हैं, जो महानगर हैं, वहां पर तेजी के साथ कोरोना फैल रहा था, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से धीरे धीरे जिलों को बढ़ाया गया और 18 मंडलों तक इसको पहुंचा दिया गया है। अब 23 जिले होंगे, जिसमें 5 जिले मंडलों के साथ में 5 जिले भी शामिल किए जाएंगे, जो कि सोमवार से शुरू होगा, जिसमें अब इन सभी में वृहद वैक्सीनेशन चलाया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार 18 से 44 वर्ष के लोगों को तेजी के साथ वैक्सीनेट करने की योजना बना रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति इसमें संक्रमित न हो। अगर हम देखें तो अब तक करीब 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 18 से 44 में हैं और उनका वैक्सीनेशन कर दिया गया है, जिन्होंने पहली डोज ले ली है। वहीं 31 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी डोज भी ले ली है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि तेजी के साथ अभियान चलाकर सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, चाहे वो 18 से 44 के हों या 45 प्लस वाले हों। लगातार ये अभियान पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। तो निश्चित है कि इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल, एक बेहतर निर्णय यहाँ पर, क्योंकि अगर बाकी जगहों की बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर मारामारी देखी जा रही है, वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उस बीच यूपी से 5 जिलों में जिस तरह से सोमवार में और तेजी अभियान में होने जा रही है, ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर। बिल्कुल निश्चित है कि राहत भरी खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वैक्सीन बाहर से मंगवा रही है। हालांकि 40 लाख डोजेस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल टेंडर भी कर दिया है और निश्चित है कि कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मंगवाकर उन सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए जो इन जिलों से आते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार धीरे धीरे जिलों को बढ़ा रही है, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है। 45 जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं, 23 जिलों तक ये व्यवस्था पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जिन जिलों को लेकर यह अभियान शुरू किया जाए, वहां पूरी तरीके से इस अभियान को संपन्न करा दिया जाए। बिल्कुल, ऐसे धीरे धीरे जो दायरा है वो यूपी सरकार बढ़ाती नजर आ रही है, खुद गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं स्थिति पर। ये जो 5 जिलों की हम बात कर रही है, 5 जिलों में कौन कौन से जिले हैं जिनका नाम सामने आ रहा है? बिल्कुल, जहां तक जिलों का सवाल है, सूची उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 5 जिलों की नहीं जारी की गई है, लेकिन यह जरूर है कि इसमें वो जिले शामिल किए जाएंगे जिसका निर्देश हुआ है, जिसमें संक्रमण दर तेजी के साथ आगे बढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं उन जिलों को अब शामिल किया जाएगा जहां पहले सिर्फ मंडल स्तर पर थे और नगर निगम शामिल किए गए थे। उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम और 18 मंडल जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको शामिल किया गया था। अब इसमें 5 जिले वो बढ़ाए जाएंगे जिसमें संक्रमण दर तेजी के साथ आगे बढ़ी थी और हालांकि अब स्थितियां सामान्य की तरफ बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उन जिलों को शामिल करने पर ज्यादा जोर होगा जहां पर संक्रमित तेजी के साथ आए थे। और 18 से 44 वर्ष के लोगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक टारगेट के तौर पर काम कर रही है, ताकि इस एज ग्रुप के लोगों को तेजी के साथ वैक्सीनेट किया जाए। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है इसके, क्योंकि 18 प्लस के जो लोग हैं, इसे आधी आबादी से ज्यादा जो है देखा जा रहा है, और ऐसे में उस लिहाज से इन लोगों को वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी हो जाता है कि चिंता जो है विषय बनी हुई है वो चिंता दूर हो जाएगी इस वैक्सीन को लगाने के बाद। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर दोनों डोज लेते हैं तो भले ही उनको संक्रमण हो, लेकिन संक्रमण इतनी गंभीर स्थिति में नहीं जा रहा है। जैसा कि विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि दोनों डोज लेने के बाद
जो भी संक्रमण है वो संक्रमण की दर धीमी पड़ रही है, जिससे कि गंभीर परिस्थिति मरीज की नहीं हो पा रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि लोगों की जान बचाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। निश्चित है कि 18 से 44 वर्ष के अगर हम लोगों को देखें तो उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने चिन्हित किया है जिनको वैक्सीनेट किया जाना है, जिसमें से 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेट कर चुकी है। तो निश्चित है कि उस आंकड़े को प्राप्त करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार धीरे धीरे इस वैक्सीनेशन अभियान का दायरा बढ़ा रही है और कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान में शामिल किया जाए ताकि कोरोना जैसी महामारी से लोगों की जान बचाई जा सके, चिंताजनक स्थिति से उभरा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इसके आपका जुड़ने के लिए, लेकिन अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति के बीच अब 5 जिलों में और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ाई जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं वैक्सीनेशन पर पीएम की हाई लेवल मीटिंग। तो बता दें कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर हाई लेवल मीटिंग यहां पर पीएम की तरफ से बुलाई गई है। सुबह 11 बजे पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक है। वैक्सीनेशन पर समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी। तो कोरोना कंट्रोल करने को लेकर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे, क्योंकि वैक्सीन को एक सबसे बड़ा हथियार इस संक्रमण को लेकर देखा जा रहा है। तो वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस हाई लेवल मीटिंग में तमाम स्थितियों का जहां पर वो समीक्षा करेंगे, तो साथ ही जो वैक्सीनेशन को लेकर जो प्रक्रिया है, तो जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति के बीच ये हाई लेवल मीटिंग कई मायनों में काफी अहम है। और सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज़ 1 इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव का। ब्रिजेश जी, जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं उस स्थिति के बीच पीएम मोदी की तरफ से वैक्सीनेशन पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त कोरोना का कोहराम पूरे देश में है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब तेजी के साथ वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना चाहती है। इसी को लेकर के 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। प्रधानमंत्री खुद इस मीटिंग को जो है न सिर्फ संबोधित करेंगे बल्कि जो है अधिकारियों के साथ इसको लेकर के चर्चा भी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि 18 साल तक की वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में वैक्सीन के संकट भी की खबरें भी लगातार आ रही हैं। तो कैसे वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, कैसे जो वैक्सीन जनरेट कर रही हैं इंडिया में कंपनियां, वो कैसे अपने फॉर्मूले को दूसरे कंपनियों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कम समय में प्रोडक्शन हो पाए, इसको लेकर के भी सरकार विचार कर रही है। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री आज हाई लेवल मीटिंग करेंगे और केवल वैक्सीनेशन ही नहीं बल्कि इसके साथ ही कोविड को संक्रमण को इस तरीके से अभी कुछ हद तक 2-1 दिन में स्थितियां कुछ बदली जरूर है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो कोविड को लेकर के क्या कुछ आगे एक्शन होगा, वैक्सीनेशन को लेकर ड्राइव कैसे आगे बढ़ेगी, वैक्सीनेशन की अलग अलग राज्यों में उपलब्धता कैसे सुनिश्चित हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री 11 बजे हाई लेवल जरूरी है बैठक, क्योंकि कई मायनों में ये अहम है बैठक। कोरोना के कोहराम के बीच जिस तरह से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है ये इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि कई राज्यों की तरफ से लगातार केंद्र को शिकायत की जा रही है कि आपूर्ति नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि स्थिति अब चिंताजनक हो चली है और WHO ने भी खुद इस पर चिंता जाहिर की है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की सुनिश्चित अगर उपलब्धता की बात करें तो वो अलग अलग है। बहुत सारे राज्य कंप्लेन कर रहे हैं कि दिल्ली लगातार इस बात को लेकर के पॉलिटिक्स हो रही है कि दिल्ली में वैक्सीन का कोटा खत्म हो रहा है। दूसरे राज्यों में जो है ये है कि ड्यूरेशन बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो वैक्सीन को लेकर WHO भी चिंता जता रहा है और चूंकि सरकार भी चाहती है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को शीघ्रता के साथ किया जाए, क्योंकि जिस थर्ड वेव के खतरे की बात की जा रही है उस थर्ड वेव को रोकने के लिए केवल वैक्सीन ही कारगर है। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि किसी तरह की कोई कोताही ना हो। प्रधानमंत्री खुद इस पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव को मॉनिटर कर रहे हैं और इस हाई लेवल मीटिंग के जरिए वो तमाम अधिकारियों के पेच कसेंगे और इसके साथ ही क्या क्या हर्डल्स हैं उसको भी जो है स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए ब्रिजेश जी, जानकारी देने के लिए। तो वैक्सीनेशन पर
पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें न सिर्फ कोविड को लेकर चर्चा होगी बल्कि वैक्सीनेशन को लेकर जो मारामारी देखी जा रही है उसको लेकर भी अधिकारियों से रूबरू होंगे और किस तरह की स्थिति बनी हुई है तमाम राज्यों में उनको लेकर भी यहां पर समीक्षा की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, प्रतापगढ़ में अचानक स्कॉर्पियो कार में लगी आग, तो आग से स्कॉर्पियो जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। अंतु थाना क्षेत्र के कटकाबली का ये पूरा मामला तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणों की तरफ से कड़ी मशक्कत यहां पर की जा रही है आग को बुझाने की। आग में कार किस वजह से लगी है ये साफ नहीं, तो ये अचानक स्कॉर्पियो कार किस तरह से धू धू कर जलकर खाक हो गई वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो आग की लपटों के साथ काला धुआं यहां पर नजर आ रहा है, तो वहीं जो ग्रामीण हैं वो मशक्कत करते हुए इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पर। अफरा तफरी का माहौल, तो जब तक ये आग बुझाई गई तब तक ये स्थिति कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आगे बढ़ेंगे, बात मेरठ की, जहां पर 5 नए ब्लैक फंगस मरीजों की पुष्टि हुई है। तो मेरठ में अब तक 8 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ चुके हैं, एक बिजनौर और एक गाजियाबाद के रहने वाले हैं मरीज। तो सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो कोरोना का खतरा अभी पूरी तरीके से मिटा नहीं, तो वहीं ब्लैक फंगस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तो मेरठ में अब 5 मरीजों में ब्लैक फंगस की जो पुष्टि है वो की गई है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो 5 का इलाज यहां पर किया जा रहा है। तो 8 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं अब तक मेरठ से, एक बिजनौर और एक गाजियाबाद का रहने वाला है मरीज। तो सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है डॉक्टरों की निगरानी में। तो ब्लैक फंगस का कहर जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यूपी में लगातार कोरोना का जो के बाद अब ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 5 नए ब्लैक फंगस मरीजों की पुष्टि हुई है, ये बड़ी खबर मेरठ से आपको दे रहे हैं। तो मेरठ में अब तक 8 ब्लैक फंगस जिस तरह से अपना कहर बरपा रहा है, उसके बाद अब और जो स्थिति है वो भयावह हो चली है। सीधा रुख करेंगे मेरठ से हमारे संवाददाता अतुल शर्मा का। अतुल, कोरोना संकट के बीच अब लगातार ब्लैक फंगस अपने पैर पसारता नजर आ रहा है और यही वजह है कि मेरठ में अब तक 8 लोगों में पुष्टि हो चुकी है इस चीज की। 5 आज नए मामले सामने आए। बिल्कुल ये सही है कि मेरठ के अंदर ब्लैक फंगस की जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। कल हमारी प्रिंसिपल जो है मेडिकल अस्पताल के, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया है कि इसके लिए अलग व्यवस्थाएं की जाएंगी और ये कहीं ना कहीं कोरोना से ज्यादा घातक है, जानलेवा है। लोगों के लिए इससे आशंका बनी हुई है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से ब्लैक फंगस तेजी से मेरठ के अंदर बढ़ता जा रहा है। पहले मात्र 2 मामले सामने आए थे मेरठ ब्लॉक के, एक आया था आपका बिजनौर से और दूसरा आया था गाजियाबाद से। उनके बाद में अब 5 मामले और सामने नए आए हैं। उसके बाद अब लगातार डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, लगातार प्रयास कर रही है। 4 मामले निजी अस्पताल में चल रहे हैं, जिनमें 3 मामले मेरठ के मेडिकल में चल रहे हैं। लगातार डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से ब्लैक फंगस की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंताजनक है और इससे बचने के लिए जो शुगर के पेशेंट है उनके लिए ज्यादा घातक बताया जा रहा है, उन्हों के लिए दिक्कत बताई जा रही है, क्योंकि शुगर के पेशेंटों में सबसे पहले ये असर करता है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास अतुल। तो सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 नए ब्लैक फंगस मरीजों की पुष्टि हुई है और अगर बात करें तो 8 ब्लैक फंगस के मरीज अब तक मेरठ से सामने आ चुके हैं। तो जिस तरह से ये फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है वो प्रशासन के लिए भी चुनौती बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ब्लैक फंगस संक्रमण के मरीज मिले हैं और एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता अतुल शर्मा का। अतुल, यूपी के कई जिलों में ये ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां पर अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं और मेरठ में जिस तरह से अभी 8 मामले हो चुके हैं, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेहद घातक होता हुआ और ज्यादातर केसेस वो हैं जो कोरोना वॉरियर से, जो कोरोना से जंग जीत कर आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि इससे बचने के लिए जो शुगर पेशेंट है खासकर उनको सबसे पहले बचना है, क्योंकि लगातार शुगर पेशेंटों पर ये हावी हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए मेरठ के अंदर अगर स्थितियों की बात की जाए तो लगातार पिछले 10 दिन के अंदर ही ये 8 मामले सामने आए हैं और जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कड़े
इंतजाम करने के बाद इन लोगों के लिए सीधा समझाया गया है और इनके लिए अलग वार्ड बनाया गया है, क्योंकि ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए अलग शिफ्ट किया गया है। और कहीं ना कहीं कोरोना काल के चलते पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो ब्लैक फंगस मेरठ के अंदर देखने को मिल रहा है और पूरे जो राज्य के अंदर देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना काल में पिछले साल भी नहीं देखने को मिला था, लेकिन लगातार 1-2 मामले सामने आते थे। अब जिस तरह से स्थिति कोरोना घातक होती जा रही है, कहीं ना कहीं वही स्थिति ब्लैक फंगस की भी मेरठ के अंदर बढ़ती जा रही है कोरोना काल के अंदर। लगातार डॉक्टरों का कहना है और प्रयास है लोगों को जागरूक करने का कि दूर रहें, अपनी सेफ्टी अपनाएं और कहीं ना कहीं जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो मेरठ के अंदर लगे हुए हैं, जो कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और उनके लिए अलग वार्ड बना करके अलग शिफ्ट किया गया है, क्योंकि ब्लैक फंगस जैसी बीमारी कोरोना मरीजों को जल्दी से जल्दी पकड़ सकती है। इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण ये ज्यादा घातक पैदा हो सकती है, तो इसीलिए जाहिर तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर केसेस जो आम तौर पर देखे जा रहे हैं वो कोरोना मरीजों में ही देखे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अब बात करते हैं गोरखपुर की, जहां आज गोरखपुर पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो दोपहर 12 बजे ऑक्सीजन लेकर पहुंचेगी ट्रेन। जमशेदपुर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ रही है। तो ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ये सप्लाई शुरू की गई थी और आज एक बार फिर से जमशेदपुर से दोपहर 12 बजे ऑक्सीजन लेकर पहुंचेगी ये ट्रेन। तो जमशेदपुर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ रही है, तो ये बड़ी खबर। दोपहर 12 बजे ऑक्सीजन लेकर पहुंचेगी ट्रेन। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच इस परेशानी को दूर करने के लिए लगातार ये सप्लाई जारी। तो वहीं चित्रकूट में जेल गैंगवार मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। सदर कोतवाली में 2 एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले में, जहां पर सुरक्षा में हुई चूक को लेकर यह मामला दर्ज हुआ है। तो जेल में असलहे को लेकर पहली एफआईआर दर्ज हुई है। जेल अधीक्षक में दर्ज करवाई गई है पहली एफआईआर। तो एनकाउंटर मामले में पुलिस ने दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई है। तो बता दें कि जिस तरह से पूरी गैंगवार हुई है, 3 बदमाशों की इसमें मौत और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो जेल अधीक्षक ने जो मामला है वो यहां पर दर्ज किया है। तो जेल गैंगवार मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई है। तो चित्रकूट का ये पूरा मामला, सदर कोतवाली में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। तो सुरक्षा में चूक को लेकर पहला मामला दर्ज किया गया है, तो वही दूसरा मामला असलहे को लेकर दर्ज किया गया है। जेल में असलहे को लेकर पहली एफआईआर दर्ज। तो जेल अधीक्षक ने ये एफआईआर दर्ज की है। तो एनकाउंटर मामले में पुलिस ने दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई। तो चित्रकूट से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो ये जो गैंगवार का मामला सामने आया था, उसके बाद काफी जेल प्रशासन में गहमा गहमी देखने को मिल रही थी, क्योंकि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि असला कैसे जेल के अंदर पहुंच गया और ये गैंगवार कैसे हो गई। और संवाददाता सोहन लाल का रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ चित्रकूट से जुड़ गए हैं। चित्रकूट सोहन लाल, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया उसके बाद जेल प्रशासन सवालों के घेरे में था, लेकिन अब पूरी गंभीरता दिखाते हुए 2 एफआईआर दर्ज की गई है पूरे मामले में। जी, आपको बता दूं कि जो है पूरी जिस तरह से कल जिला कारागार में ये जो है कुख्यात जो है अपराधी के बीच अंदर गैंगवार हुई थी, और उसमें गोली चलने में जो है 2 मुकीम काला और अंशुल दीक्षित और जो है मेराज सहित 3 लोग मारे गए थे। इसमें जो है जेल अधीक्षक ने बाद में कार्रवाई करते हुए 2 मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। और कुल मिलाकर के सवाल ये उठता है कि जो अंशुल दीक्षित 9mm का पिस्टल लेकर के अंदर जो गोली चलाई है, आखिर ये पिस्टल गया कैसे, इस पर जो है सवालिया निशान अभी तक बना हुआ है और प्रशासन लगातार इसकी जांच कर रहा है। और डीजी जेल लखनऊ भी है और इसकी जांच में जो है आईजी के सत्यनारायण, मंडलायुक्त दिनेश सिंह, ये इन तीनों की जांच में जो है अभी भी जांच जारी है। और मेराज का जो है देर रात पिया हुआ है। और सोहन लाल, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि मामले रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे, और जाहिर तौर पर प्रशासन पर सवाल खड़ा होना लाजमी है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, जो है क्योंकि ये जो जेल है तो उत्तर प्रदेश में ये चित्रकूट का जेल सिर्फ हाईटेक जेल बनाया गया, सिर्फ इसीलिए हाईटेक जेल बनाया गया था कि जो ये कुख्यात अपराधी हैं वो जो है बाकायदा पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन की निगरानी में रहे, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की निगरानी में रहे। इसी के लेकर के ये हाईटेक जेल बनाया गया था। और कई कुख्यात अपराधी अभी जेल के अंदर हैं भी उसमें, लेकिन इसके बावजूद अंदर पिस्टल गया कैसे, क्योंकि कोविड-19 के तहत जो है शासन ने गाइडलाइन
जारी किया था प्रदेश भर के जेलों में कि कोई भी जो है अंदर कैदी से कोई उसके ना तो परिजन मिल पाएंगे या तो कोई रिश्तेदार, यानी कोई भी उनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे, जो भी होगा तो फोन में बात होगी। लेकिन इसके बावजूद है जो सूत्रों से जानकारी आ रही है कि 9mm का पिस्टल है वो भी यही चूक है जो भारी पड़ जाती है, और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो कार्रवाई की बात जरूर होती है, लेकिन समय रहते अगर वक्त पर कदम उठा लिए जाए तो इस तरह के सवाल ना खड़े हो। बहुत बहुत शुक्रिया सोहनलाल आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। अगली खबर एटा से, जहां पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। तो बिना मास्क के लोगों को उठक बैठक लगवाई गई है, बेवजह घूम रहे लोगों पर भी कार्रवाई की गई। तो बता दें कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचाया हुआ है, उस कोहराम को देखते हुए तमाम जगहों पर कोविड-19 को लेकर गाइडलाइन जारी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बदस्तूर इसको तोड़ते नजर आ रहे हैं। और ये वो तस्वीरें सामने आई हैं एटा से, जहां पर पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो आप देख सकते हैं कान पकड़वाकर उठक बैठक लगवाई जा रही है। वो लोग हैं जिनके चेहरों पर मास्क नहीं दिख रहे हैं, और ऐसे में उनको सबक सिखाने के लिए पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन लोग जो हैं वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि स्थिति किस तरह की बनी हुई है, क्योंकि शासन से लेकर प्रशासन तो इस स्थिति से, इन हालातों से उबरने के लिए लगातार कदम उठा रहा है, लेकिन आम जन की अगर भागीदारी नहीं होगी तो जाहिर तौर पर यह लड़ाई लंबी हो जाएगी। तो बिना मास्क वाले लोगों को ये उठक बैठक लगवाई गई है, और हम लोग भी आपसे यही अपील करते हैं, न्यूज़ वन इंडिया अपील कर रहा है कि आप लोग जो कोविड-19 के नियम हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करें, पालन करें, तभी इस जंग से जीता जा सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।